my dear students, a very warm welcome to today's lecture। तो फोरेंसिक की पाठशाला में चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि झूठ के पाँव नहीं होते, या यूं कहें कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है अगर वो झूठ को बार बार बोल रहा है। तो दो प्रकार से झूठ बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कभी कभार झूठ बोलते हैं, इसलिए उनका झूठ आसानी से पकड़ में आ जाता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे झूठ बोलते समय व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, झूठ बोलते समय व्यक्ति की पल्स चेंज हो जाती है, झूठ बोलते समय व्यक्ति की रेस्पिरेशन रेट ये भी चेंज हो जाती है, और झूठ बोलते समय हमारी बॉडी का जो स्किन का रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाता है। तो इन्हीं चारों फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करके साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक निकाली जो झूठ को पकड़ सकती है, और फोरेंसिक साइंस में हम इस टेक्निक को बोलते हैं लाई डिटेक्टर। आपने कहीं बॉलीवुड मूवीज़ में और कई जगह देखा होगा कि हम एक मशीन लगा देते हैं और जिस व्यक्ति का ये पता लगाना होता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके बाजू में आम कफ लगाकर और अन्य दिखाया जाता है कि और अन्य हमने उसको कुछ तारे वगैरह लगाई हुई हैं, और वो लगाने से अगर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो शो कर देगा फॉल्स, और अगर वो सच बोल रहा है तो वो ट्रू दिखाएगा या एक हरे रंग की लाइट जलेगी। आपने ऐसा कुछ रूपांतरण देखा होगा। लेकिन वास्तव में जो लाई डिटेक्टर होता है, एक्चुअल लाई डिटेक्टर जो अपराधियों से सच का पता उगलवाने में यूज़ किया जाता है, वो लाई डिटेक्टर वैसा नहीं होता जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। क्योंकि फिल्मों में रचनात्मकता का एक जोर होता है, उसमें क्रिएटिविटी का जोर होता है, उसमें क्रिएटिव तरीके से उस चीज़ को और अलग थोड़ा और मनोरंजक बनाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो हमारा झूठ बोलने पर उसको पकड़ने की जो मशीन होती है, झूठ पकड़ने की मशीन जिसे बोल सकते हैं, लाई डिटेक्टर बोल सकते हैं, मैकेनिकल लाई डिटेक्टर बोल सकते हैं, और एक और नाम होता है, वो होता है पॉलीग्राफ। अभी ये नाम क्यों होता है ये आपको थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा। तो चाहे वो पॉलीग्राफ है, चाहे वो लाई डिटेक्टर है, ये जनरली सामान्यतः मूवीज में दिखाए गए लाई डिटेक्टर के रूपांतरण से बिल्कुल अलग होते हैं। किस तरह के होते हैं आप इस वीडियो में, इस पिक्चर में देख सकते हैं। दो प्रकार के हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। इस पिक्चर में देखिए आप। अब लाई डिटेक्टर किसी भी प्रकार का हो, उसका जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या है। देखिए, जब भी कोई आदमी झूठ बोलता है तो उस झूठ बोलने पर उसके शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका ब्लड प्रेशर वेरी करता है, चेंज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब वो झूठ बोलता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक फियर होता है, एक डर होता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, और उस फियर के कारण उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलस मिलता है, और उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलस मिलने के कारण हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, स्किन रेजिस्टेंस, पल्स, ये सब चीज़ें वेरी हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अगर हम इन्हीं चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकें, बहुत सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए, और बहुत सारे को इंग्लिश में हम बोलते हैं पोली, और जो चेंजेस को रिकॉर्ड करना होता है उसको बोलते हैं ग्राफ। तो इसीलिए इसका नाम है पॉलीग्राफ। यानी कि एक ही टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर हो रहे बहुत सारे चेंजेस को एक कागज के ऊपर ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड करना। अगर आपने ईसीजी देखा हो तो आपने देखा होगा उसमें पल्सेस ऐसे ऐसे कागज के ऊपर रिकॉर्ड होती हैं। ऐसे ही पॉलीग्राफ में भी एक ही सिंगल पेपर के ऊपर सब कुछ रिकॉर्ड होता जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर झूठ बोलने पर चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपका ब्लड प्रेशर के अलावा आपकी पल्स, आपका रेस्पिरेशन रेट,
आपका स्किन का रेजिस्टेंस, ये सब देखा जाता है। इसको एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लिया जाता है ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। ठीक है, इसको हम इसी सारी एक टेक्निक और होती है जिसमें हम किसी पेशेंट को, पेशेंट मीन जो अपराधी है और उसे सच उगलवाना है आपने, उसको पेशेंट का नाम दिया जाता है उस समय, या उसको एक सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। उस सब्जेक्ट से आपने सच उगलवाना है कि वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो उसको एक इंजेक्शन देते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा अगले इसी लेक्चर के अंदर। वो इंजेक्शन देने पर वो सब कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है उसका माइंड, और वो सच बोलता है। उस टेस्ट को बोलते हैं नार्को टेस्ट। चाहे वो नार्को टेस्ट हो, चाहे वो लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट हो, चाहे ब्रेन मैपिंग हो, एक ब्रेन मैपिंग भी होती है। इन सभी टेस्ट के अंदर हम उस सब्जेक्ट या उस व्यक्ति या उस अपराधी के द्वारा जिसके ऊपर वो टेस्ट किया जा रहा है, उसके द्वारा वो झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, वो हमें फरेब या धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। इसीलिए इन सारी टेक्निक्स को एक जनरल नाम दिया गया है DDT। DDT मीन डिसेप्शन, डिटेक्शन टेक्निक। डिसेप्शन मतलब फरेब, धोखा, झूठ। डिटेक्शन मतलब उसका पता लगाना, डिटेक्ट करना। और टेक्निक मतलब टेक्निकलिटी, कोई मशीन बनाई है हमने, वो किस प्रकार से काम कर रही है, वो एक टेक्निक है हमारी। तो डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक्स जो होती हैं फॉरेंसिक साइंस में बहुत सारी हैं। मेन जो मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा वो है लाई डिटेक्टर, या जिसका दूसरा नाम है पॉलीग्राफ। और फिर हम डिस्कस करेंगे नार्को एनालिसिस के बारे में। ये आपने नार्को एनालिसिस आजकल बहुत सुना होगा कि चलिए इसका नार्को करवाते हैं, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में। जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया, झूठ पकड़ने के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है, झूठ बोलने पर जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, और उसके झूठ पकड़ने का जो डर है, वो डर उसकी बॉडी में उसके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। और नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होते ही उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स, उसका रेस्पिरेशन रेट, उसका ग्लैनिक रेजिस्टेंस, बॉडी का, स्किन का, ये सब चेंज हो जाता है। तो 4 फैक्टर के ऊपर नजर रखी जाती है जब भी किसी पेशेंट के ऊपर, पेशेंट मीन यहां पर सब्जेक्ट जिससे सच का पता लगवाना है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा, उसका झूठ पकड़ने की कोशिश की जा रही है, वो अपराधी है, नेचुरली किसी अपराधी के ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा। तो 4 चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। पहली चीज ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज होती है रेस्पिरेशन रेट, और तीसरी चीज होती है पल्स, और जो चौथी चीज हम ध्यान में रखते हैं वो होता है गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस। देखिए, ड्राई ह्यूमन बॉडी जो होती है ना हमारी, उसका अपना एक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। उसको उसकी वैल्यू होती है ड्राई ह्यूमन बॉडी की 10⁴ ओम। ओम उसका यूनिट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब हमारी बॉडी में से जब करंट फ्लो करता है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारी बॉडी कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकती है। लेकिन अगर हम स्किन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारी स्किन का अपना एक अलग से रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं स्किन रेजिस्टेंस, राइट। उस स्किन रेजिस्टेंस को भी हम मेजर करते हैं। और आपको हैरानी के लिए बता देता हूं, ये स्किन रेजिस्टेंस और रेस्पिरेशन रेट, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्लियर? अभी कैसे, वो मैं बताता हूं। जिस भी पेशेंट का, मैं पेशेंट बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, वास्तव में पेशेंट का मतलब यहां पर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई भी कल्प्रिट, कोई भी अपराधी जिसके ऊपर शक है कि वो एक फलाना केस के अंदर झूठ बोल रहा है, वो मर्डर या कुछ भी, रेप, डकैती कुछ भी है, वो उसने किया है,
लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, वो बताना नहीं चाहता, वो झूठ बोल रहा है उसके बारे में। तो उस सच का पता लगाने के लिए हम उस सब्जेक्ट के ऊपर इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो किस तरह से परफॉर्म होता है इस वीडियो में आप देखिए, ये छोटा सा एक वीडियो अलग से है इसमें आप देखिए कि इस तरह से इसके अंदर हम कुछ सेट्स लगा देते हैं, कुछ आर्म कफ के ऊपर लगा देते हैं, कुछ चेस्ट के ऊपर लगा देते हैं, वो आप देखिए एक बार। अब इस टेस्ट को करने के लिए जो पेशेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो कल्प्रिट है, उसको एक चेयर पे आराम से बिठाया जाता है कि भैया बैठ जाइए आप। बिठाने के बाद उससे पहले कंसेंट ली जाती है। अब कंसेंट क्यों जरूरी है? कंसेंट मतलब सहमति, कि आप इस टेस्ट को देने के लिए, इस टेस्ट को अपने ऊपर कंडक्ट कराने के लिए सहमति दे रहे हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो सहमति क्यों मांगनी है भाई? वो तो चोर है, वो तो डाकू है, लुटेरा है, वो कल्प्रिट है, उसने कोई ना कोई अपराध किया होगा, उस पर इतना रहम क्यों? क्योंकि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक सेक्शन 20 है, 23, इसके अंदर आप किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए, यानी कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें अपने खिलाफ ही साबित करना है कि आप गलत हो। कोई क्यों साबित करेगा? दूसरा, ह्यूमन राइट कमीशन वाले जाग जाते हैं यहाँ पर। ह्यूमन राइट कहता है कि ये इनह्यूमन है, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन है ये, ठीक है। इसीलिए इस टेस्ट को कराने से पहले माननीय कोर्ट से परमिशन ली जाती है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, एक स्टाम्प पेपर घोटाला हुआ था, अगर आपको मालूम हो, करोड़ों रुपए का स्टाम्प पेपर घोटाला था, तेलगी, आपने नाम भी सुना होगा। उस घोटाले के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बोला था कि अगर आप किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहे हो तो ये इनह्यूमन नहीं है, ये उतना खराब नहीं है कि आप उसको इस श्रेणी में रख दो कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो 20 जो एक्ट है, जो 20 जो इसकी जो धारा है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया है कि नहीं, आप किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ खड़ा नहीं कर सकते खुद के खिलाफ, तो वो उस धारा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि अपराध इतना बड़ा है कि अगर उसके लिए उसको थोड़ा सा परेशान करके भी आप उसमें से कुछ उगलवा सकें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके बारे में सहमति दे दी थी, लेकिन फिर भी जनरली जो कोर्ट्स होती हैं वो इसको कराना अवॉइड करती हैं, क्योंकि इसमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स कई सारे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब मरीज को बिठा दिया, उससे कंसेंट ले ली कि हाँ भाई आप इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उसकी आर्म के ऊपर एक यहाँ पे कफ लगाया जाता है, जैसे हमने ब्लड प्रेशर देखा हो, घर में मापते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है, बीपी हो गया। उसके बाद उसकी चेस्ट के ऊपर एक बेल्ट होती है, वो लगा दी जाती है। इस बेल्ट की तार जो है सामने मॉनिटर पे होती है, और उसकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है जो कि आपके स्किन का रेजिस्टेंस नापेगा, और पल्स देखने के लिए आपके पास मीटर होता ही है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट उसकी बॉडी पे लगा दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, जो डॉक्टर होता है या फोरेंसिक एग्जामिनर होता है, वो दोनों बैठ जाते हैं। अब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चंस आपने गलत बना दिए, एक टाइम में एक बार में 10 क्वेश्चन से ऊपर नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस कौन से होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें क्वेश्चंस कौन से होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है रेलेवेंट क्वेश्चन। रेलेवेंट मतलब जो केस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी मैं बताऊंगा कैसे एग्जांपल देके। फिर पूछे जाते हैं उससे इररेलेवेंट।
इररेलेवेंट का मतलब होता है जिसका केस से कोई रिलेशन नहीं है, यूं ही, ये भी बताऊंगा एग्जांपल देके। और तीसरी तरह के होते हैं क्वेश्चंस कंट्रोल क्वेश्चंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इनको कंट्रोल क्वेश्चंस क्यों बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, एक अपराधी है, उसके ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है। अब जब उसके ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है, सारे आर्म कफ, रेस्पिरेशन के लिए चेस्ट बेल्ट, गैल्वेनिक रेजिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रोड स्किन के ऊपर, उंगली के ऊपर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर लगा दिया। ये सब लगाने के बाद मॉनिटर पे नज़र रखी जाती है और पेशेंट मीन सब्जेक्ट, कल्प्रिट बार बार बोल रहा हूँ मैं, उससे बात की जाती है। अब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कोई दवाई नहीं दी गई है, सिर्फ उसको बिठाया गया कि शांति से आराम से बैठिए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए, बस उसको ईज पे लाया जाता है, आराम से बैठिए। देखिए सबसे पहले आते हैं रेलिवेंट क्वेश्चन। तो हम एक केस स्टडी लेके चलते हैं। मान लीजिए जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है उसके ऊपर ये शक है कि उसने किसी एक डेट को, मान लीजिए 1 अक्टूबर 2006 को, हम एक डेट लेके चलते हैं 1 अक्टूबर 2006, कि उसने इस डेट को श्याम कुमार के घर, एक नाम ले लेते हैं श्याम कुमार, श्याम कुमार, श्याम कुमार हो गया आपका विक्टिम, श्याम कुमार के घर चोरी की। तो अभी किस चीज के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, उसका अपराध क्या है, किस चीज के ऊपर वो आरोपित है, अभी वो कल्प्रिट साबित नहीं हुआ, अभी वो आरोपित है, उसके ऊपर आरोप अभी लगाया गया है, उसको सिद्ध करना बाकी है। उसी सिद्ध करने में पुलिस ने कोर्ट से ये मांगा कि हमें इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की अनुमति दी जाए, उन्होंने दी। हमने उस सब्जेक्ट को बिठाकर, उस कल्प्रिट को बिठाकर उससे कंसेंट ली, सहमति ली कि साइन करिए भाई आप कि आपको इस टेस्ट को देने में कोई आपत्ति नहीं है। अब उसके बाद हम उससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे। केस क्या है कि उसने 1 अक्टूबर 2006 को श्याम कुमार के घर चोरी की, ये उसके ऊपर आरोप है। अब जो रेलेवेंट क्वेश्चन फोरेंसिक एग्जामिनर बना कर लाएगा वो पता क्या होंगे। अब देखिए 10 क्वेश्चन टोटल पूछने हैं, तो पहले 4 क्वेश्चन जो होंगे या 5 क्वेश्चन लगभग वो होंगे रेलेवेंट, यानी कि उस क्राइम से रिलेटेड। जैसे आपने 1 अक्टूबर 2006 को श्याम कुमार के घर चोरी की, वो कहेगा नहीं की, अगर वो झूठा होगा तो। अब उसको जैसे ही ये कहा जाएगा ना, तो उसके बॉडी में स्टिमुलस होगा, एक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा उसको, क्योंकि वो झूठ छुपाना चाह रहा है। अभी मैं इस बात पे भी आऊंगा कि 2 प्रकार के अपराधी होते हैं। एक अपराधी वो होता है जो सीजन्ड होता है। सीजन का मतलब होता है कि वो बहुत झूठ बोल चुका होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके अंदर की आत्मा मर चुकी होती है, उसकी बॉडी में बीपी बूपी रेस्पिरेशन कोई चेंज नहीं होती, उसको झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी होती है, उसका झूठ भी सच जैसा लगता है। उसके झूठ बोलने से उसका जो फियर फैक्टर है वो खत्म हो चुका होता है, इसलिए जो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको बोलते हैं सीजन्ड लोग, या जो बड़े पुराने पापी हैं जिनको बोल सकते हो आप, जिनको झूठ बोलने की भयंकर आदत है, बड़े पुराने चोर हैं जो। अब दूसरा हो सकता है कि जो पहली बार बेचारा चोरी करा और पहली बार ही फंस गया हो, पुलिस के हत्थे चढ़ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट वही है जो पहले शरीफ था लेकिन किसी कारणवश उसने चोरी की। तो अभी 1/10/2006 को आपने श्याम कुमार के घर चोरी की, कहेगा नहीं, अगर बचना चाहेगा। जैसे ही नहीं बोलेगा, अंदर से उसको पता है मैंने की है, तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल पहले था, क्वेश्चंस पूछने से पहले सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ चेंज होगा, ब्लड प्रेशर चेंज होगा, हार्ट बीट रेट, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, सांस लेने की दर, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, सब चेंज हो जाएगा। अगर वो सच बोलेगा, अगर वो सच्चा है, उसने बेचारे ने चोरी की नहीं है, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं की, तो फिर ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मैंने की ही नहीं है, उसके अंदर कोई भावना ही नहीं उठेगी कि मैं झूठ छिपा रहा हूं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जब आपने चोरी की तो श्याम कुमार घर पर था,
केस से रिलेटेड है ना, रेलेवेंट है, इसलिए इसका नाम रेलेवेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, जब आपने चोरी की तो आपने उसके घर के किस कमरे में चोरी की, केस से रेलेवेंट है। चौथा क्वेश्चन, जब आप चोरी कर रहे थे आपको किसी ने चोरी करते हुए देखा। पांचवा क्वेश्चन, जब आप चोरी कर रहे थे तो क्या आप किचन में गए। 5 क्वेश्चन रेलेवेंट चोरी के ऊपर ही हैं। अब आता है छठा, इररेलेवेंट क्वेश्चन। इररेलेवेंट से पहले बीच बीच में पूछे जाएंगे रेलेवेंट। कैसे इररेलेवेंट क्वेश्चन, आपके पिताजी का क्या नाम है। अब इस केस से पिताजी के नाम का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं। आपकी कितनी बीघे जमीन है, केस से कोई संबंध नहीं है, इररेलेवेंट। जस्ट उसको ईज करने के लिए, क्योंकि जब वो ईज होगा उसका एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल सब कुछ आएगा। तो जब आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि जब ये शांत था और इससे हम इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जैसे हमने कुछ कहा, इसका झूठ पकड़ने की कोशिश की, केस से रिलेटेड पूछा, तो उसके सारे पैरामीटर चेंज होने लग गए। तो वो कंपैरिजन करने में आसानी आएगी, इसलिए इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछे। 2 क्वेश्चन पूछे, तो अभी 5 और 2 7 हो गए। अब 3 क्वेश्चन आएंगे कंट्रोल क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी बीच में पूछे जाते हैं। ये क्यों पूछे जाते हैं, देखिए, जैसे क्या आपने कभी स्कूल में किसी का सामान चुराया जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे। अब इसका उस केस से क्या संबंध है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा उससे, ताकि उसके मन में कोई पुरानी चोरी है, पुराना कुछ किया हुआ कांड, तो उसके मन में फियर पैदा होगा, ऐसा हुआ था। फिर कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि ये सीजन फेलो तो नहीं है, ये झूठ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, छिपा तो नहीं रहा। अगला कंट्रोल क्वेश्चन, क्या आपने कभी अपनी साइकिल से किसी को धक्का दिया। इस केस का उससे क्या लेना देना चोरी से, कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी आपराधिक गतिविधि को याद कराया जाएगा उसको। मतलब जो कंट्रोल क्वेश्चन होंगे वो सारे आपराधिक गतिविधियों से रिलेटेड होंगे, इररेलेवेंट नहीं होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होंगे। वो क्वेश्चन होंगे कंट्रोल्ड, यानी कि पता है आपको कि उसका क्या प्रभाव होने वाला है, इसलिए इसको कंट्रोल कहते हैं। उसका क्या प्रभाव उसके अंदर होगा वो आपको मालूम है कि जब हम ये बोलेंगे उसके अंदर क्या प्रभाव होगा। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कंट्रोल क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, कि क्या आपने कभी किसी को थप्पड़ मारा। अभी इंसान है, थप्पड़ मार भी देता है, उसको याद आ जाएगा हाँ मैंने उसको मारा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं इनको कहते हैं कंट्रोल क्वेश्चन, जो जानबूझकर पूछे जाते हैं ताकि जो अपराधी है वो जो ईज पे आया था वो एकदम से एक्साइटेड हो जाए कि हाँ मैंने ऐसा किया था। तो उस पैरामीटर से और जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने पे जो ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेंज हुआ, उनमें कंपैरिजन करना आसान हो जाए। उस कंपैरिजन को देखकर फोरेंसिक एग्जामिनर ये फाइनलाइज करता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अब समस्या कहां पर आती है, समस्या आती है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, अब जो ये हमारा लाई डिटेक्टर टेस्ट है या पॉलीग्राफ टेस्ट है, इसमें प्रॉब्लम कहां पर है। अगर ये सचमुच 100% झूठ को पकड़ सकता है तो फिर कहां समस्या है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो झूठ पकड़ने की दर है वो 75 से 80% के बीच में है। सिर्फ 20% जो इसमें रिजल्ट्स आते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में बेचारा बोल नहीं रहा होता। अब आप कहोगे वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे होता है, हर इंसान की नेचर अलग अलग होती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है सांस की, तो उनको वैसे ही आपने डरा दिया है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठा दिया है, उनके ऊपर आपने झूठा आरोप लगा दिया कि आपने चोरी की है, तो उनके वैसे ही रेस्पिरेशन रेट वगैरह ये सब बढ़ ही रहा होगा बेचारों को, क्योंकि उनको बीमारी है, तो वहां पर आपके टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आएंगे। दूसरी बात है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े इम्पेशेंट होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ना बैठते हैं यूं 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 करते रहते हैं, हिलते हिलते जुलते रहते हैं, उनको बोलते हैं इम्पेशेंट, जो अधीर रहते हैं, हमेशा धैर्य नहीं होता, शांत टिक के नहीं बैठते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स या ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे कल्प्रिट, उनके अंदर वैसे ही ये सारे चेंजेस एकदम से होते रहेंगे, उनका नॉर्मल वैल्यू नहीं आपको पता चलेगी कि उसका बीपी नॉर्मल कितना था, तो आपको यही नहीं पता चलेगा, क्योंकि तो वो हमेशा ही अधीर रहेगा, उसके अंदर हमेशा ही इम्पेशेंस रहेगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बीमार हैं या किसी वजह से उनके अंदर एक, हाँ एक और होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सीजनड है, मैंने आपको बताया था। अब सीजनड लोग क्या होते हैं, सीजनड लोग वो होते हैं, सीजनिंग वर्ड जो है वो कहाँ से है, जैसे आपने देखा होगा बारिश में अगर लकड़ी पड़ी रहती है ना, पड़ी पड़ी बारिश धूप फिर धूप, इनको झिलती झिलती जो लकड़ी है, जो वुड है, वो सीजनड हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ऐसे अपराधी हैं जो सीजनड अपराधी हैं, जो बार बार अपराध करते हैं,
उनके अंदर अपराध करने की क्षमता बढ़ती जाती है, झूठ बोलने की क्षमता बढ़ती जाती है। उनको लगता है कि मेरे झूठ को कोई पकड़ नहीं सकता। मान लीजिए एक बार वो अपराध करके बच गया तो उसको ये लगेगा कि मेरे अपराध को तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। उसको अंदर से मनोबल बढ़ेगा। वो मनोबल जो उसका बढ़ेगा वो उसको झूठ जो आया उसका, उस झूठ के अंदर भी सच की झलक दिखाई देगी। वो इतना मासूम होकर झूठ बोलेगा या इस तरह से झूठ बोलेगा कि आप उसके झूठ को पकड़ नहीं पाएंगे, आपकी मशीन भी नहीं पकड़ पाएगी। तो ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जहां पर ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या हम इन सब बातों के बाद, जानने के बाद, क्या हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर ज़बरदस्ती से ये टेस्ट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया है हमें कि हमारे को हमारे खिलाफ ही खड़ा नहीं किया जा सकता, हमारे को अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वो एक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, मानव अधिकारों का हनन है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट आपको परमिशन दे देती है। और फिर एक बात आपको मेन बता देता हूँ, ये टेस्ट सिर्फ आपके एविडेंस को, आपकी चेन ऑफ इवेंट्स को सिर्फ सप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर उसको सजा हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। इसको कंक्लूसिव नहीं माना जा सकता। ये सिर्फ मदद का एक जरिया था पता लगाने का कि हाँ इस व्यक्ति ने अमुक अमुक अपराध किया है या नहीं किया है। थोड़ी सी आपको मदद मिलेगी सिर्फ, लेकिन आप इसके आधार पर सोचिए कि उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी, कन्विक्शन, वो असंभव है, वो ऐसा नहीं होगा। कोर्ट इसको पूरी तरह से नहीं मानती है। क्लियर? तो इसके बाद जो अगला डिसेप्शन यानी कि धोखा, फरेब, झूठ को पकड़ने का टेस्ट है, जो डिटेक्ट करने का टेक्निक है, उसका नाम है नार्को एनालिसिस, जिसका कि आज की डेट में बहुत यूज़ किया जाता है, नार्को टेस्ट। अगर आपको एक बड़ा इनफेमस केस याद हो, नोएडा के अंदर एक एरिया है निठारी। उस निठारी एरिया में क्या हुआ था कि एक मनिंदर सिंह पंधेर नाम का व्यक्ति था, जो कि उस एक अपने कोठी में रहता था। उसके साथ उसका एक नौकर था जिसका नाम था मनिंदर सिंह कोहली, मनिंदर पाल कोहली या मनिंदर करके कुछ था। वो जो था नौकर, वो क्या करता था, वो छोटे छोटे बच्चों का रेप करके उनको मार के उनको फेंक देता था। तो उनकी जो खोपड़ियाँ थी वो पाई गई नाले के अंदर, जो उन्होंने दफना देता था वहाँ पर फेंक देता था, उनको मार, उनका मांस भी खा जाता था। बेसिकली कैनिबल था वो। तो अब ये बहुत ही एक विभत्स क्राइम है, बहुत ही खतरनाक, जो मतलब दिल को दहला देने वाला क्राइम है कि एक व्यक्ति मनुष्य का मांस खाता है। तो कोर्ट ने जब देखा कि ये बहुत ही विभत्स मामला है, तो उन्होंने नार्को टेस्ट के ऑर्डर्स दे दिए। अभी मैंने बताया था आपको कि कोर्ट इन टेस्ट को देने में आनाकानी करती है, परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए इन टेस्टों की जो ये टेस्ट हैं, इनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर इनको कर सकते हो और सच का पता लगाओ। ठीक है, तो नार्को टेस्ट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है नार्को मीन काइंड ऑफ ड्रग। अब कौन सा ड्रग होता है, उस दवाई का नाम है सोडियम थायोपेंटल, या इसका दूसरा नाम सोडियम पेंटोथल। इसको इंजेक्ट किया जाता है बहुत कम क्वांटिटी में, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में पेशेंट के अंदर, लेकिन वही सब कुछ करने से पहले उससे कंसेंट ली जाती है कि भैया तुम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो। अगर वो कंसेंट अपनी सहमति देगा तभी आप टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो कंसेंट लेने के बाद उसको इंजेक्ट किया जाता है, आराम से उसको लिटा दिया जाता है। डॉक्टर और फोरेंसिक एग्जामिनर वहाँ पर होते हैं, उसके ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल मेजर किए जाते हैं। लेकिन मेन उस पर जोर होता है कि जैसे ही उसको ये ड्रग देते हो, आप उसको ये दवाई देते हो इंजेक्शन में, तो उसके अंदर एक सबकॉन्शियस स्टेट में इंसान चला जाता है। सबकॉन्शियस का मतलब होता है कि जहाँ पर इंसान झूठ नहीं बोल सकता, जो उसके अंदर होगा वो उसको बक देगा, उसको बोल देगा। इस स्थिति में लाकर उससे पूछा जाता है। जैसे बड़ा इनफेमस और बड़ा दर्दनाक हादसा था
जो अरुषि हत्याकांड हुआ था, अरुषि मर्डर केस नोएडा में, उसमें दोनों पेरेंट्स के ऊपर नार्को और जो उनके वो थे जो नौकर थे, जो नेपाली नौकर थे, उनके ऊपर भी ये टेस्ट किया गया था। तो और कई केसेस में नार्को टेस्ट किया गया है। नार्को टेस्ट के भी जो रिजल्ट्स हैं वो इनकन्क्लूसिव ही रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही आएँ, लेकिन फिर भी आपको क्राइम को सोल्व करने में मदद कर सकते हैं। तो ये देने के बाद उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केस से रिलेटेड, कि आपने बताइए आपने ऐसा कब किया, आप वहाँ पे गए तो आपने ये क्यों किया। जैसे चोरी के लिए तो नार्को टेस्ट नहीं होगा, जो बहुत विभत्स क्राइम है, रेप वगैरह या ऐसा कुछ या मर्डर, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो उसमें पूछा जाता है कि आपने ये क्राइम किया, कैसे किया, क्यों किया, वहाँ थे तो क्या था। तो वो ऐसे मुंह में वो बोलता रहेगा, आंखें बंद है, उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो सुन पा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बोलेगा और बोलते आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी क्रिमिनल के ऊपर नार्को टेस्ट अप्लाई करके कोर्ट की परमिशन से और उस सब्जेक्ट की, उस क्रिमिनल की कंसेंट से आप सच का पता लगा सकते हैं। आप डिसेप्शन को, जो झूठ फरेब है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है या सच बोल रहा है। तो इस प्रकार से नारकोटिक्स की ये जो नार्को का जो एनालिसिस है वो भी हमें डिसेप्शन का पता लगाने में हेल्प करता है। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए वो जो ड्रग आपने इंड्यूस किया है वो उसके अंदर ज़्यादा चला गया और वो कोमा में चला गया, तो समस्या हो सकती है, क्योंकि है तो आफ्टर ऑल वो फिर मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स जाग जाएगा और वो फिर उनको तंग किया जाएगा कि आपने इसको ज़्यादा इंजेक्शन दिया, ये मर गया या इसको कुछ भी हो गया। चाहे उसने कितना भी हीनियस क्राइम किया हो, मानवाधिकार आयोग के लिए वो एक मानव है और उसके अपने कुछ अधिकार हैं, ये माना जाता है, हमारा संविधान ऐसा कहता है। तो उस क्रिमिनल के ऊपर अगर उसमें सोडियम थायोपेंटल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो कोमा में भी जा सकता है। अब उसके अलावा और क्या समस्या हो सकती है? और समस्या हो सकती है कि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, जैसे इसको मेडिसिन दें तो उसको स्पाज्म हो जाए, उसको कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी अनकंट्रोल हो सकती है। तो इस तरह से कुछ मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। इसीलिए नार्को एनालिसिस को बड़े ध्यान से और कंट्रोल्ड क्वांटिटी में किया जाता है, बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा, जिनको पता होता है कि मुझे इतनी डोज देनी है जिसमें ये सच बोलेगा और सब कॉन्शियस स्टेट में उसको भेजना है, उसको कोमा में नहीं भेजना। ठीक है। इसलिए इस टेस्ट को करने के लिए बड़े एक्सपीरियंस्ड फोरेंसिक एग्जामिनर और डॉक्टर की हेल्प ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ केस स्टडी के बारे में बताऊंगा, जो अलग अलग इनफेमस केसेस हुए हैं। उसकी श्रृंखला में मैंने आपको पहले भी 2 नाम बताए थे, तो अब अगले लेक्चर में भी आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर आपको ज्ञान दूंगा। थैंक यू वेरी मच।